हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब सबसे पहले ये टॉपिक हमें पढ़ना क्यों है? एक्चुअली इसका बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। और वो क्या है? क्या आप कभी कोई फॉरेन कंट्री गए हो जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड इन टेम्परेचर रहती है, लाइक रशिया? मैं तो नहीं गई। अब एक्चुअली इस कोल्ड कंट्री का मैंने एग्जाम्पल दिया क्यों? कोल्ड कंट्री के अंदर होता क्या है जनरली हमें पता ही है। आजकल नेट पर हर चीज अवेलेबल है, आपको मुझसे ज्यादा ही पता होगा अबाउट दिस। दैट इज, रोड पे बहुत ज्यादा स्नो कवर्ड हो जाती है। अब रोड पे स्नो अगर कवर हो जाएगी तो लोग अपना काम कैसे करेंगे, है ना? क्योंकि इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्नो को हटाना पड़ेगा। तो स्नो को हटाने का एक बहुत ही अच्छा मेथड है, एंड दैट इज व्हाट, कि अगर आप स्नो पर सोल्ट को, नमक को स्प्रिंकल कर देंगे तो सोल्ट वहां से हट जाएगी। अब ऐसा क्यों है? स्प्रिंकल अगर हम नमक करेंगे स्नो के ऊपर तो ऐसा क्या होगा? ऐसा होगा, देयर विल बी डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो डिप्रेस हो जाएगा, जिस वजह से, मतलब लोअरिंग इन द फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब लोअरिंग हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट में, तो देयरफॉर जो आपका जो स्नो होगी वो वाटर बन जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड हेंस इट विल बी इजी टू क्लीन द रोड। तो दिस इज द फोरमोस्ट एप्लीकेशन। और अगर मैं एक बात बताऊं आपको, तो जहां पर कोल्ड कंट्रीज होती हैं वहां की जो गाड़ियां होती हैं उसके अंदर जो रेडिएटर्स होते हैं, रेडिएटर्स के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड किया जाता है डिजोल्व्ड इन वाटर। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या काम करता है? इट एक्ट्स एन एंटी फ्रीज, जो कि किस में हेल्प करता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हेल्प करता है। तो कोल्ड कंट्रीज वालों को, तो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन, डिप्रेशन अब ये नॉर्मल लाइफ वाला डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन का मतलब हेयर इज लोअरिंग, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब सबसे पहले डिप्रेशन का मतलब तो हमें समझ में आ गया। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना? देखो, फ्रीजिंग पॉइंट एक वो टेम्परेचर है एट विच, एक मिनट मार्कर चेंज करती हूं बिकॉज अच्छे से विजिबल हो पाएगा। एक फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है एट विच लिक्विड एंड इट्स सॉलिड स्टेट, लिक्विड एंड इट्स सॉलिड स्टेट आर इन इक्विलिब्रियम। अब आपको ऐसे समझ में कैसे आएगा? देखो, पानी का एग्जांपल लेकर के देखो आप थोड़ा सा। मतलब कि एक वो टेम्परेचर जब लिक्विड, जब वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में है, और जब वाटर सॉलिड स्टेट में, मतलब आइस के फॉर्म में, है ना? यहाँ पे वाटर कैसा है? लिक्विड स्टेट में। यहाँ वाटर कैसा है? आइस की फॉर्म में। तो वो टेम्परेचर जब किसी लिक्विड की, जो किसी भी लिक्विड की लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट आपस में इक्विलिब्रियम में हो जाएंगी, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है? तो अब ये स्टेट क्या है? आपस में इक्विलिब्रियम होगी। उस जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वो आपस में इक्विलिब्रियम है, आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ऐसे लिख सकते हो, विद ईच अदर, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। आई गेस आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब समझ में आया। दो वर्ड का मतलब तो समझ में आ गया, डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। इतना क्लियर है? ठीक है। तो अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे हो रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट लोअर कैसे हो रहा है, कहां से कहां लोअर हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब हमें इस वीडियो में समझना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सपोज ये कोई भी यहां पर हमारा सॉल्वेंट है। इस बीकर में मैंने कोई भी यहां पर अपना सॉल्वेंट डाल दिया, ठीक है? कोई भी सॉल्वेंट है, लिक्विड है, वाटर ले लो, कुछ भी ले लो, बेंजीन ले लो, एनीथिंग, ठीक है? अब इसका सपोज एक फ्रीजिंग पॉइंट है जिसको मैंने टीएफ नोट के नाम से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। टीएफ नोट क्या है? टीएफ नोट इज द, ऐसे लिख सकते हो, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है ये, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है? प्योर सॉल्वेंट क्यों कह रही हूं? क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा है कोई सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अलावा यहां पर और कुछ भी नहीं है।
ठीक है, इतनी बात ओके। अब जैसे ही आपने इसके अंदर क्या ऐड किया, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब होता है, वॉलेटाइल मींस जिसके वेपर बनते हैं, जिसके वेपर बनते हैं। नॉन वॉलेटाइल का मतलब जिसके वेपर नहीं बनते। ठीक है, तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट अगर आपने ऐड किया है तो अब जो है ये क्या बन गया, सबसे पहले तो ये सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन बन गया क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने, अभी तक तो ये क्या था, अभी तक सिर्फ यहाँ पे सॉल्वेंट था। अब आपने क्या ऐड कर दिया, सोल्यूट ऐड कर दिया। तो अब इसके अंदर क्या है, सोल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, और सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर जो मैंने सॉल्यूशन वाला जब पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने यही सीखा था, है ना। ठीक है, तो इसको हम सॉल्यूशन कह दिया हमने। इसका जो है, सपोज हम जो है यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट बाय, इसके फ्रीजिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीएफ। यहां पे आप लिख सकते हो टीएफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा माना गया है, ऐसा देखा गया है कि जैसे ही आप कोई प्योर सॉल्वेंट में, जैसे ही आप कोई प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दे रहे हो, तो जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो गया एज कंपेयर टू द टीएफ नॉट। दिस मीन्स डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, हम इसको ग्राफ की हेल्प से समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको समझ में आया कि एक सॉल्वेंट था जो कि प्योर सॉल्वेंट था, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ये था। जैसे ही आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को हम टीएफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसा देखा गया कि आफ्टर एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू अ प्योर सॉल्वेंट, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये क्या है, टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कम हो गया एज कंपेयर टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो दिस मीन्स देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहां से यहां जाते हुए फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये हमें समझना है, और यही आज की कहानी है, आज का टॉपिक है, दैट इज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। हम ग्राफ की हेल्प से इसको समझेंगे। देखो, हमने यहां पर क्या रिप्रेजेंट किया, यहां पर सपोज हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर, और यहां हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो है टेम्परेचर। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ अब हम बनाते हैं। ठीक है, ओके। देखो, अब सबसे पहले एक कहानी आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है कि जैसे यहां पर कोई बीकर था, है ना, यहाँ पे बीकर है, इसके अंदर मैंने सिर्फ सॉल्वेंट लिया हुआ है। जैसे ही आपने इसके अंदर कोई सोल्यूट ऐड किया है, जो भी कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। तो सपोज जो इसके पार्टिकल्स थे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं हमारे पास ये, जैसे ही आपने इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, जिसके पार्टिकल को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं ऐसे, तो अब यहां पे पार्टिकल्स कैसे हैं, पार्टिकल्स ऐसे हैं, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स हैं, है ना। ये जो सॉल्यूशन बन गया, समझ में आया ना आपको। देखो, ये सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अलावा इस बीकर में कुछ भी नहीं है। आपने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जब ऐड किया तो आपके पास सॉल्यूशन बन गया, है ना, सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सोल्यूट के भी पार्टिकल्स हैं और सॉल्वेंट के भी पार्टिकल्स हैं। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा और यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल होगा, इंक्रीज हो गया होगा या डिक्रीज हो गया होगा, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। अब जिसने भी मेरी पहले वाली जो सॉल्यूशंस वाले चैप्टर की, सॉल्यूशंस जो चैप्टर है इसकी मैंने पहले वाली वीडियोस अपलोड की हुई हैं, उन्होंने देखी होगी तो उनको तो पता होगा क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या इक्वल होगा आफ्टर एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। पर जिन्होंने नहीं देखी हुई है, हम यहां पर समझ लेते हैं। ठीक है, ओके। देखो, एक टॉपिक है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं।
जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड की हुई है, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। क्या होता है कि जैसे ही हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर किसी को अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए, पौने घंटे की, 1 घंटे की, वो इस वीडियो को जा करके देखिए, बहुत अच्छी मैंने वीडियो बनाई हुई है, क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए इस वीडियो से रिलेटेड, ठीक, इस टॉपिक से रिलेटेड। पर जिनको भी सिर्फ अभी हम इस वाली वीडियो पर ध्यान दे रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, यहाँ पे सारे के सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, सब जो हैं आना चाहेंगे लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में आना चाहेंगे, वेपर बनाएंगे, वेपर प्रेशर बनाएंगे, ठीक है। यहां पर सपोज 1 2 3 4 5 5 पार्टिकल्स हैं, यहां पर कितने 1 2 3 4 4 ही पार्टिकल्स रह गए। ये तो उड़ेंगे नहीं, ये तो नॉन वोलेटाइल है, ये तो वेपर प्रेशर बनाएंगे ही नहीं, है ना। यहाँ पे जो सरफेस के मोलिक्यूल्स हैं जो सॉल्वेंट के हैं, वो उड़ रहे हैं हवा में, वेपर बना रहे हैं, वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो वो ज्यादा है। यहाँ पे जो सरफेस के मोलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट के मोलिक्यूल्स कम है ना। ये वाले नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के तो वेपर बनाएंगे ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ वेपर आएगा कुछ मोलिक्यूल से, वेपर प्रेशर आएगा कुछ मोलिक्यूल से, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर जो है कम मोलिक्यूल से आएगा, कम मोलिक्यूल से आएगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने जैसे बताया, यू हैव टू सी द वीडियो जिसका टॉपिक है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इट इज़ अ काइंड ऑफ नहीं, इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने वही पढ़ी थी, ठीक है। तो चलो, इसका मतलब थोड़ा सा हमें समझ में आ गया कि हाँ वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों हुआ, थोड़ा सा तो हमें मतलब समझ में आ गया, है ना। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर हम सॉल्वेंट का जो है ग्राफ बनाएं, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। आपको एक बात अगर मैं बताना चाहूँ तो वो ये बात है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वेपर प्रेशर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। वेपर टेम्परेचर क्या बोल, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है, ओके। तो जैसे यहाँ पर सॉल्वेंट का ग्राफ हमने बनाया है ना, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, या देखो यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर है, ऐसे 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 करके जा रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ समझ में आया ऐसे क्यों बनाया है? समझ में आ गया है ना, ठीक है। क्योंकि यही वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ बना दिया सॉल्वेंट का। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाना है, तो इसके ऊपर बनाओगे या इससे नीचे बनाओगे? अब तो हमें पता ही है, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो मैम आप, हमें तो पता ही है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो चुका है आफ्टर एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो इसका ग्राफ कहाँ बनेगा? इसका ग्राफ तो यहां पर बनेगा। दिस इज द ग्राफ फॉर द सॉल्यूशन। इस ग्राफ में मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, मैंने अपने तरीके से बेस्ट समझाने का ट्राई किया है, ठीक है। आई गेस आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, नहीं है तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का ग्राफ बनाया अभी। तो अब जो है, ये जो हमने सॉल्वेंट लिया है, लिक्विड सॉल्वेंट लिया है ना, सॉल्वेंट है, लिक्विड ही है। लिक्विड कैसे लिख रही हूँ, LIQ ऐसे लगा दिया लिक्विड, ठीक है, ओके। अब अगर मुझे फ्रोजन सॉल्वेंट का कर्व दिखाना हो तो क्या मैं ऐसे फ्रोजन सॉल्वेंट का कर्व दिखा सकती हूँ? यहाँ पर लिख सकती हूँ फ्रोजन सॉल्वेंट। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे, अपने आप थोड़ी कुछ भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, लिक्विड सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट आप कंसीडर कर लो कोई भी पानी है, ठीक है। फ्रोजन सॉल्वेंट है, फ्रोजन सॉल्वेंट मतलब आपने ले लिया आइस। समझ में आया आपको इतनी बात, ठीक है। अब आप सोचोगे कि फ्रोजन सॉल्वेंट का कर्व हमने यहाँ पर क्यों रिप्रेजेंट किया है। देखो, सबसे पहले आपको ये बात समझ में आई होगी कि सॉल्वेंट है तो सॉल्यूशन से तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा ही होगा, है ना। सॉल्यूशन के कंपैरिजन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं है, जैसे हमने अभी सीखा, है ना, ओके। अब फ्रोजन सॉल्वेंट का हमने यही क्यों दिखाया है? फ्रोजन, कोई चीज़ फ्रोजन कब, कोई चीज़ फ्रीज कब होती है? हम फ्रिज के अंदर कोई चीज़ रखते हैं, हम फ्रिज के अंदर -20 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज़ रख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो चीज़ अब फ्रीज हो जाएगी।
किसके? लो टेम्परेचर पे ही कोई चीज फ्रीज होती है ना। तो टेम्परेचर लो का है, यहाँ पर टेम्परेचर लो है, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर यहाँ पे लो है, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर लो पे ही हमने फ्रीजिंग का ग्राफ दिखाना पड़ेगा। इस वजह से हमने फ्रोजन सॉल्वेंट का ग्राफ यहाँ पर दिखा है, इससे पहले दिखाया है। ये कंफ्यूजन दूर? बिल्कुल दूर। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट कंफ्यूजन आपको आई होगी कि अब हमने इसको यहाँ पर, ये पॉइंट क्या है कि हमने फ्रोजन सॉल्वेंट और ऐसे, इसी पॉइंट को तो कहते हैं, क्या कहते हैं? टीएफ, दैट टीएफ नॉट, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। इसी पॉइंट, इसी को हम क्या कहते हैं? टीएफ नॉट। मतलब ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो यही पॉइंट क्या होता है? टीएफ नॉट, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां से हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट की एक अलग डेफिनेशन आती है, दैट इज एक ऐसा टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid and its solid state are equal। ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट, ऐसे करो, वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट आर इक्वल। ठीक है, तो वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड इट्स सॉलिड स्टेट इक्वल हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब यहां से इसको आप अगर ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करने के बाद ये जो टेम्परेचर आएगा, ये क्या है आपका? टीएफ ऑफ सॉल्यूशन। ये किसका है? सॉल्यूशन का, है ना। मैंने अब स्टार्टिंग में हमने क्या समझा था? टीएफ नोट क्या है? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। टीएफ क्या है? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो क्या आप ग्राफ से समझ पा रहे हो कि टीएफ नोट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन से। यही आपका जो है रीजन है कि ऐसा क्यों हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्यों हुआ। ग्राफ की हेल्प से हमने समझ लिया, प्रूफ भी कर दिया कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये इसका ग्राफ होता है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक नहीं है तो कोई आपने कंजूसी नहीं करनी है ग्राफ ड्रॉ करने में। नोटबुक में जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिखवा रही हूँ, आपको ऐसे पढ़ने से लर्न नहीं होगा। यू हैव टू राइट इन द नोटबुक। आपको नोटबुक बनानी है अपनी, सब कुछ उसमें नोट डाउन करना है, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे आपकी नोटबुक है जो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। वीडियो समझने के लिए होती है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, पर आपको नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं, है ना। अगर आप यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो अपना वीडियो देखने में, तो यू हैव टू मेक द नोट्स, ताकि सो डैट आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, ओके। और इनके ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज नोन एज डेल्टा टी एफ। दैट इज, अरे ये चल क्यों नहीं रहा है? अब चलेगा। डेल्टा टी एफ दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दिख तो रहा है ना वीडियो में, कैमरे में दिख तो रहा है ना? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ होगा किसके इक्वल? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, इसमें से किसको माइनस करूं? बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं ना, टी एफ नॉट माइनस में टी एफ। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कोई भी डाउट? मेरे अकॉर्डिंग तो कोई डाउट होगा नहीं, है ना। सब कुछ हमने बहुत अच्छे से डीपली समझा है, सब कुछ अच्छे से समझा है। तो इसको अब हम रब करते हैं। अब बारी किसकी आई है? बारी आई है न्यूमेरिकल की। मैम आपने न्यूमेरिकल तो बताया ही नहीं, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, एंड विदाउट न्यूमेरिकल हाउ कैन वी कंप्लीट दिस टॉपिक, राइट। तो सबसे पहले अब हमें न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला सर्च करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। मैं ये चेक कर रही हूँ कि मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है ना, सब कुछ मैंने अच्छे से बता दिया है। हाँ जी, सब कुछ अच्छे से बता दिया है। तो ये अब हम रब करते हैं। तो अब हमने ये देख लिया कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्यों आ रहा है, सबसे पहली बात। ठीक है, कैसे आ रहा है? प्रूफ करके दिखाओ। ग्राफ की हेल्प से प्रूफ भी किया, सब कुछ किया हमने। ठीक है,
ओके, तो देयर इज अ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपने सॉल्वेंट ले रखा है, कोई भी सॉल्वेंट ले रखा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप इसके अंदर कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। वेपर प्रेशर इसका कम हो जाएगा, है ना। एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, डिप्रेशन जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मेनली फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। यहाँ से यहाँ सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर कम हो गया ना, सिमिलरली यहाँ पर आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो गया है। बस आपको ये रिलेशन याद रखना है, फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। क्यों है, कैसे है, किस लिए है, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। और बाकी आप क्या कर रहे हो, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आप किस टाइम में वीडियो देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ 5 बजे शाम के 5 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। पहले मैंने तैयारी की थी इस वीडियो की, ठीक है। उसके बाद सब न्यूमेरिकल्स मैंने सर्च वगैरह करके जो है यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड व्हाट यू आर डूइंग and at which time you are watching the video, please write in the comment section so that हम थोड़ा सा relate कर पाएं। तो जो है experimentally it was found that फॉर्मूला करना है ना हमने, अरे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला तो चाहिए ही। एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, ठीक है। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वालिटी में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा के एफ इंटू में मोलालिटी। ये जो होता है आपका बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, बहुत बेस्ट फॉर्मूला है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका। और डेल्टा टी एफ आपको पता ही है, डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होता है, टी एफ नॉट माइनस में टी एफ। के एफ क्या होता है, के एफ को बोलते क्या है हम, के एफ को कहा जाता है जनरली मोलल डिप्रेशन, डिप्रेशन कांस्टेंट। डिप्रेशन वो वाला नहीं, डिप्रेशन लोअरिंग इन समथिंग, किसी चीज में लोअर, ठीक है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है, कांस्टेंट, ठीक है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। डेल्टा टीएफ की, अब इसकी यूनिट की अगर हम बात की जाए कि के एफ की, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, तो देख लो, हमें किसी की ज़रूरत थोड़ी है कुछ समझने के लिए, देखो, है ना। अब मैंने आपको ये बता दिया, आप बिल्कुल आसानी से मेरे को इसकी यूनिट बता दोगे, यू डोंट नीड एनी हेल्प। हाउ, देख लो, डेल्टा टीएफ है, फ्रीजिंग पॉइंट है ना, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट किस में होगा, तो सेल्सियस में होगा या कैल्विन में होगा। सपोज हम कैल्विन में ले लेते हैं, कैल्विन का कैपिटल क्या होता है, के एफ। इसकी तो हमें यूनिट की वैल्यू निकालनी है। मोलालिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो क्या फॉर्मूला, मोल पर किलोग्राम हो गया, दिस इज व्हाट, मोल पर किलोग्राम हो गया, है ना। के एफ को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, कैल्विन, ये मल्टीप्लाई में चलेगा, किलोग्राम पर मोल, यही क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। दिस इज द यूनिट ऑफ के एफ, दैट इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो हर चीज आपको समझाई जाए ये पॉसिबल तो है, लेकिन आपको जस्ट मेक द सेंस कि यहाँ पर जो है आपके पास फॉर्मूला था, यूनिट आपको निकालनी है, हम आसानी से यूनिट निकाल लेंगे, है ना। तो आपको जो है सब कुछ पता चल गया है। अब एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और अगर सच बताऊं ना मैं आपको, अगर सच्ची बात सुनोगे तो डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और अगर आपने इस स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं लिया है तो लेट मी टेल यू वन थिंग, एक PYQ आया था सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे। हाँ जी, नीट का PYQ था इसी स्टेटमेंट पे। अब आप अगर वो PYQ सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, बिल्कुल। तो जो है 2017 में आया था, 2017 का क्वेश्चन है, इफ मोलालिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन is doubled, KF will be
हाफ, अनचेंज्ड, ट्रिपल, क्या हो जाएगा, मतलब के एफ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन और लिख देते हैं, डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ये 2000 कैमरे में दिख तो रहा है ना, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैमरे में ना दिखे, अरे बाबा। ट्रिपल यहाँ पे लिख देते हो। इन चारों में से बताओ, इन चारों में से बताओ व्हाट विल गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। 2017 का क्वेश्चन है, इफ मोलालिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, डबल करती तो के एफ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अरे अभी तो बताया, के एफ डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर ही डिपेंड करता है, इसको कोई मतलब नहीं है मोलालिटी डबल करो, हाफ करो, कुछ चाहे मर्जी करो। तो इसका मतलब अनचेंज रहेगी, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ के एफ, क्योंकि के एफ इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। उसको मोलालिटी डबल हाफ होने से कोई फर्क आज सच पड़ता नहीं है। इतना क्लियर है, अब हमें सब चीज़ क्लियर हो गई है, सब कुछ पता लग गया है। इस फॉर्मूले को अगर आपको ने लर्न अभी तक नहीं किया है तो हम साइड में लिख लेते हैं बोर्ड के, सो दैट हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। आप जितने हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन इस फॉर्मूले की हेल्प से, आपको ये फॉर्मूला उतना ही लर्न होता चला जाएगा। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू में मोलालिटी, मोलालिटी पूरा ही लिख देती हूँ, चलो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू में मोलालिटी, मोलालिटी एंड डेल्टा टी एफ किसके इक्वल है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी एफ नॉट माइनस में टी एफ, ठीक है। अब बारी आई है हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से जो कि 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे, मैं अपने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व करूँगी, देखते हैं कौन जल्दी सॉल्व करता है। एंड आई होप कि आप अपनी नोटबुक में अब तक सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है। ओके, तो के एफ फॉर बेंजीन हमें गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हमें निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टी एफ हमें कैलकुलेट करना है फॉर द सॉल्यूशन जिसकी मोलालिटी आपको गिवन है, कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इन बेंजीन, डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करना है। बाकी सब चीज़ें छोड़ो, डेल्टा टी एफ के लिए तो हमें एक फॉर्मूला सिखाया गया है और वो है ये, के एफ की वैल्यू आपको गिवन है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर किलोग्राम के ऐसे लिख तो पर मोल, ठीक है। मोलालिटी आपको गिवन है 0.078 मोलालिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला मोल डिवाइड बाय में किलोग्राम, मोल से मोल कैंसिल, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, जो भी आंसर आएगा इसका आई गेस 0.4 आंसर आएगा, केल्विन आपका जो है ये हो गया है डेल्टा टी एफ। इतना इजीएस्ट क्वेश्चन 2020 में आया हुआ था, सिंपलेस्ट फॉर्मूले से डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और कुछ करना ही नहीं है, कितना इजी था, राइट। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं और वो क्वेश्चन है ये। तो जल्दी से फटाफट वही सेम प्रोसीजर आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कर रहे हो, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, देखते हैं कौन सबसे पहले सॉल्व करता है। तो स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज इज एडेड टू 1 लीटर वाटर, 1 लीटर पानी में हमने ग्लूकोज ऐड कर दिया। पीते हैं हम तो ग्लूकोज नहीं पीते आप गर्मियों में, है ना, पानी के अंदर ग्लूकोज ऐड करके। ओके, तो सच एन एक्सटेंट कि ये कुछ रिलेशन बना है। अब इससे हम घबराएंगे नहीं कि ये क्या हमें दिख रहा है, हमें तो ये पता था, ये क्या आ गया है, ऐसा कुछ हम रिएक्शन करेंगे नहीं, अदरवाइज क्वेश्चन को लगेगा कि हम उससे डर गए हैं, है ना। तो हमें तो ऐसा करना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ ये फॉर्मूला पता है, हमें वेट ऑफ ग्लूकोज एडेड बताना है। हमें, मेरे को तो सिर्फ ये पता है, डेल्टा टी एफ के एफ का देखते ही मेरे को तो, मैं तो सिर्फ वहाँ पर जो है ये फॉर्मूला जो है अप्लाई कर देती हूँ, बस मेरे को तो इतना ही पता है। इसके आगे हम सॉल्व करते रहेंगे जो हमें मिलेगा। डेल्टा टी एफ ये क्या है, डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। इसमें क्या हो गया, इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, मैं भी तो लिख सकती हूँ ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिया। कोई डाउट, नो डाउट एट ऑल। मोलालिटी का फॉर्मूला भी हमें पता है, मोलालिटी कैसे होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। हमें तो ये पता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपॉन में मोलर मास,
अपॉन में मोलर मास। इतने तो न्यूमेरिकल सॉल्व किया सॉल्यूशन की पहली 2 वीडियो में, यही तो किया है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। सोल्यूट है क्या, पानी में ऐड क्या किया था, ग्लूकोज ऐड कर दिया था, ये था पानी, इसके अंदर क्या ऐड कर दिया था, ग्लूकोज ऐड कर दिया था। गिवन मास, गिवन कितना ऐड किया ये तो बताना ही है, ये तो हमें बताना है, तो इसको हम एक्स पुट कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स पुट कर लिया, डिवाइड बाय मोलर मास। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6, 6 इंटू में 12 प्लस 1 इंटू में 12 प्लस 6 इंटू में 16, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आने वाला है दैट इज व्हाट 180 ग्राम्स पर मोल। मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल ही होती है ना, ठीक है। तो हमने जो है ये हमने कैलकुलेट किया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज x डिवाइड बाय 180 ग्राम्स पर मोल, डिवाइड बाय क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्वेंट क्या है, किसमें डिसॉल्व कर रहे हो, पानी में ग्लूकोज डाला था, पानी कितना है 1 लीटर, 1 लीटर दूध आता है आपके घर में। एक बार एक क्वेश्चन को हटके, दूध आता है आपके घर में, आप ऐसे नहीं कहते कितना किलो दूध लेना है, 5 किलो लेना है, 4 किलो लेना है, ऐसे कहते हो ना। एक्चुअली हमारे पेरेंट्स को तो पता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1 लीटर, और हमें आज पता लग गया है ना। वैसे तो ये बोलना गलत है कि 5 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम दूध लेना, ये हम गलत यूज करते हैं वर्ड, क्योंकि क्या है, दूध लिक्विड है, लिक्विड की वॉल्यूम किस में होती है, लीटर्स में होती है, मिलीलीटर्स में होती है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज 1 किलोग्राम डिवाइड बाय 1 किलोग्राम, है ना। तो डेल्टा TF अपॉन KF की वैल्यू आपको गिवन है 1/1000, 1/1000। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 180 डिवाइड बाय 1000। इसको जो सॉल्व करोगे x आ जाएगा आपका गिवन मास, वेट ऑफ ग्लूकोज एडेड, ये x की वैल्यू हो जाएगी, है ना। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, दैट इज 180। गिवन मास x ग्राम्स में आएगा, ये ग्राम्स में आया आपका, ये क्या था, ग्राम पर मोल में था, है ना। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व किया। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब जो है हमने यहाँ पर अपना ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इसको रब करते हैं, ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर मैनर में। तो अब हम ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन, देखो अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, एक सॉल्यूशन है यूरिया का, सॉल्यूशन है यूरिया का मतलब बताया तो नहीं हुआ सॉल्वेंट क्या है, तो हम ऐसे कंसीडर कर रहे हैं कि हम यहाँ पर पानी था और पानी के अंदर जो है इन्होंने यूरिया ऐड कर दिया होगा, है ना। सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बॉयल्स होता है एट दिस मच टेम्परेचर, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब आप सोचोगे फ्रीजिंग पॉइंट का टॉपिक चलते चलते ये बॉइलिंग पॉइंट कहाँ से बीच में आ गया। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, जिन्होंने मेरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली नई वीडियो देखी है, ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है, गो एंड चेक इट आउट फ्रॉम देयर। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ओके, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो अब हम थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टिल 2-3 वीडियोज इसकी और आनी बाकी हैं, तो वो हम करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बॉइल्स एट दिस टेम्परेचर एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, KF गिवन है, KB गिवन है, अबव सॉल्यूशन विल फ्रीज एट, कितना अच्छा, मतलब कि आपको TF की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब गिवन क्या है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मिक्स करके बनाया गया, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों को मिक्स करके, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बॉइल्स एट इतना, एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ डेल्टा TF है ना, सिमिलरली डेल्टा TB होता है। डेल्टा TB होता किसके इक्वल है, वो होता है TB ऑफ द सॉल्यूशन माइनस में TB नॉट के इक्वल, उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। ये किसका है, दिस इज फॉर द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के लिए, और ये किसके लिए, ये सॉल्वेंट के लिए, है ना। ओके, सॉल्यूशन का कितना गिवन है आपको 100.18 डिग्री सेल्सियस। सॉल्वेंट का टेम्परेचर कितना है आपको, सॉल्वेंट क्या है, पानी है, वाटर बॉइल्स एट फास्ट 100 डिग्री सेल्सियस, कितना आंसर आ गया 0.18 डिग्री सेल्सियस। ये किसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास, डेल्टा TB की हमारे पास छोटी सी वैल्यू आ गई है। अब TF, हमें तो TF कैलकुलेट करना है, देखो हमें पता है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू में मोलालिटी,
राइट, ठीक है। डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या होती है? टी एफ नॉट माइनस में टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू में मोलालिटी। अब के एफ तो आपको गिवन है, आपको मोलालिटी गिवन नहीं है, तो मोलालिटी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो हम इससे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात मैं यहां पर सोल्व करती हूँ इतने से पोर्शन में। ठीक है, देखो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू में मोलालिटी। ये फॉर्मूला होता है, जिन्होंने वो वीडियो देखी हुई होगी उनको ये फॉर्मूला रट चुका होगा अब तक। ठीक है, और जिन्होंने नहीं देखी कोई बात नहीं, हमने अभी समझ लिया। यहाँ पे के बी की वैल्यू कितनी है? 0.512। मोलालिटी कितनी है? मैं इसको m से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मोलालिटी को वैसे भी स्मॉल m से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी है? 0.18। तो मोलालिटी की वैल्यू कितनी आई? 0.18 डिवाइड बाय में 0.512। ये हमारे पास m की वैल्यू, मोलालिटी की वैल्यू आ गई है। कहाँ पुट करेंगे इसको? यहाँ पुट करते हैं। के एफ कितना है? के एफ आपको गिवन है 1.86। मोलालिटी कितनी आई है? 0.18 डिवाइड बाय 0.512। अच्छा, टी एफ नॉट। अब टी एफ नॉट क्या है? टी एफ नॉट तो आपको पता होना चाहिए। टी एफ नॉट होता क्या है वैसे? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। टी एफ नॉट इज प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर? वाटर। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 माइनस में टी एफ। ठीक है, तो यहाँ से जो भी सॉल्व करके आपके पास टी एफ की वैल्यू आएगी, मैं आपको बता देती हूँ, रुको चेक करके। मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आपके पास टी एफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस दिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एंड आई होप आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आया है। तो अब हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं था, आपको डेल्टा टी बी सबसे पहले कैलकुलेट किया, मोलालिटी का फॉर्मूला पुट किया और टी एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ओके। तो जो है अब हम लास्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का वो करने वाले हैं ट्राई, जिसमें हमें मोलर मास निकाला कैसे जाता है वो हम देखते हैं। ठीक है, ओके। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ। इन्होंने कह रखा है इस क्वेश्चन में, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम इतना ग्राम, कोई भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है और इतने ग्राम सॉल्वेंट लिया है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन आपको गिवन है दिस। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके। तो हमें तो फ्रीजिंग पॉइंट का जो क्वेश्चन दिखते ही हम तो ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, है ना। ओके, अब मोलर मास सॉल्यूट का कैलकुलेट करना है, मोलालिटी को ओपन करना पड़ेगा। मोलालिटी का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। ये फॉर्मूला होता है के एफ इंटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास डिवाइड बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ऐसे हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। ठीक है, ओके। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। के एफ की वैल्यू कितनी है? आपको गिवन है के एफ की वैल्यू। एक्चुअली यहाँ पर मैं के एफ की वैल्यू लिखना भूल गई हूँ। के एफ की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है 1.86। ये के एफ की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, तो डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट की 1.86 इंटू में गिवन मास आपको कितना गिवन है सॉल्यूट का? 1.25 ग्राम, 1.25 ग्राम्स अपॉन में मोलर मास। सॉल्यूट का मोलर मास तो हमें कैलकुलेट करना है, एक्स किया, इंटू में 1 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्वेंट का मास ग्राम्स में गिवन है, ग्राम को किलोग्राम में, इसको क्या करेंगे 20 और ये ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1000 से, ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये ग्राम्स में, अब ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया। देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दो, किससे? 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ओके। अब x तो आ जाएगा, लेकिन डेल्टा टी एफ भी तो नहीं पता। क्यों नहीं पता डेल्टा टी एफ? हमें पता है डेल्टा टी एफ।
डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो टी एफ नॉट माइनस में टी एफ, टी एफ नॉट माइनस में टी एफ। ओके ठीक है। अब टी एफ नॉट सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, माइनस में टी एफ कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी एफ हियर, यहाँ पे जो वैल्यू है वो 271.9 केल्विन है। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, 273 केल्विन। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1.21 ऐसा कुछ आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम जो है इसको हटा करके लिख सकते हैं 1.21। कुछ नहीं करना, x की वैल्यू फाइंड करनी है, आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से आपको यू हैव टू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ x, मोलर मास ऑफ दी सोल्यूट, और आपका मोलर मास ऑफ दी सोल्यूट आना चाहिए 96 ग्राम। ये आपका आंसर आना चाहिए। कैमरे में दिख तो रहा है ना, ओ कैमरे में नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ x इज इक्वल्स टू 96 ग्राम, ऐसे कुछ वैल्यू आनी चाहिए आप। तो यहाँ से आपको आराम से जो है पता लग जाएगा। तो जो है आई गेस आपको ये टॉपिक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि अब तो हमारा टॉपिक जो है अच्छे तरह से कंप्लीट हो गया, तो थोड़ा सा पार्ट रहता है, वो मैं ब्लैक बोर्ड मतलब वाइट बोर्ड पे लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा आपको यूँ हो जाएगा कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। तो थोड़ा सा पार्ट इस टॉपिक का देखते हैं यहाँ पर। तो दिस इज़ द क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व करना है, और ये डेफिनेशन है, ठीक है। देखो कैसे, अगर यहाँ पर मोलालिटी 1 रख दी जाए, अब मोलालिटी 1 कब होगी, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, थोड़ा सा बड़ा लिखती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, है ना। तो अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 हो जाए, मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 हो गए, मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में या 1000 ग्राम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, मोलालिटी 1 के इक्वल आ जाएगी, मोलालिटी 1 के इक्वल आ जाएगी, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, डेल्टा टी एफ और के एफ। तो यही इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, इन केस आपको 12th के बोर्ड के एग्जाम में लिखने के लिए आए। नीट में तो ऐसा कुछ आने वाला है नहीं कि लिखो ये डेफिनेशन बैठ करके, है ना। तो इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट KF becomes equal to the depression in freezing point, becomes equal to the depression in freezing point when 1 mole of solute is dissolved in 1000 ग्राम of solvent। ऐसे आप डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है जब आपको कुछ भी नहीं गिवन है, कोई फ्रीजिंग पॉइंट सब कुछ नहीं गिवन है, ठीक है, मतलब कि इन केस अगर आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की हेल्प से KF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो दिस इज द फॉर्मूला। जैसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखो KF आपको कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KF ऑफ सॉल्वेंट जिसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन है। LF मीन्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, किलो जूल पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं इसे, ठीक है। ओके, तो KF आपको कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, R दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R क्या होता है, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है हमेशा 8.314 जूल पर ये, दिस इज द वैल्यू जूल पर केल्विन मोल, ठीक है। आर क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 इज द 8.314 जूल पर केल्विन मोल इज द वैल्यू। आर की वैल्यू हम रखेंगे आर TF का नोट का होल स्क्वायर डिवाइड बाय में 1000 इनटू में LF, बस रब करते जाते हैं, पुट करते जाते हैं। आर को रब किया, वैल्यू क्या रखी यहाँ पर 8.314। TF नोट फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट ऑफ सॉल्वेंट जिसका फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है 290 केल्विन, तो यहाँ पे इसको रब करेंगे, 290 का होल स्क्वायर करेंगे, 1000 तो है ही, LF आपको गिवन है 180 इनटू में 180, जो भी आंसर आएगा वो आपकी KF की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, इस फॉर्मूले को हम एक तरीके से और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, एक तरीके से और भी इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया जा सकता है, दैट इज दिस। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की
प्लेस में अगर आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन गिवन हो, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसे क्या कहते हैं हम, दिस इज नोन एज एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये किस में होती है, किलोजूल, किलोजूल पर मोल में होती है, ठीक है। वो किस में है, किलोजूल पर ग्राम में। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किस में, किलोजूल पर ग्राम में। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किस में होती है, किलोजूल पर मोल में। और mw क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ना गिवन हो, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन गिवन हो, तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई गेस ये आपको दिख नहीं रहा होगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किलोजूल पर मोल। अब दिख रहा है क्या कैमरे में? हाँ जी, अब दिख रहा है कैमरे में, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो थी पूरी की पूरी, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया। अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वीडियो हमने बनाई है, क्यों बनाई है, इसका एप्लीकेशन क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक्चुअली आपको पता है कि कोल्ड कंट्रीज़ की बात की जाए तो बहुत जो ठंडी कंट्रीज़ होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमती है, बर्फ़ जमती है ना। तो एक्चुअली आप सब 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी गाड़ी को अपनी चला सकते हैं। आपकी गाड़ी में इथाइलिन ग्लाइकोल नामक एक एंटी फ्रीज, इथाइलिन ग्लाइकोल इज द एंटी फ्रीज, इथाइलिन ग्लाइकोल इज द एंटी फ्रीज होता है, जो कि गाड़ी के रेडिएटर में डाला जाता है। जो गाड़ी का रेडिएटर होता है ना, उसके अंदर हम इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड करते हैं। तो ये क्या करता है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल एक एंटी फ्रीज है, क्या काम करेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन लाएगा। इस वजह से आप गाड़ी को आसानी से चला सकते हैं, ठीक है। तो कोल्ड कंट्रीज में जनरली कार के रेडिएटर में इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड किया जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल को डिसॉल्व किया जाता है पानी के अंदर। क्यों, इट हेल्प्स इन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है इसका, ठीक है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियोस। आई गेस आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। स्टिल कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।